नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में डाइन डिक्लेरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, मृत्युकालिक कथन। और ये सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है और उसकी क्लॉज ए, इसके रिगार्डिंग काफी बातें हम देख चुके हैं। बट जो इसका मेन प्रोविजन है, जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, जो 8 क्लॉज लिखी हुई है उसके अंदर ए से लेकर एच तक, एक जो मेन प्रोविजन है वो सभी पर एप्लीकेबल होगा। और वो मेन प्रोविजन से अलग हटकर फिर अलग अलग बात में जाते हैं, तो उनमें से केवल ए पार्ट है जो डाइन डिक्लेरेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मेन प्रोविजन था उसमें था कि ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो व्यक्ति अब उपलब्ध नहीं है, अब अनअवेलेबल है। तो किस तरीके से बताया गया कि कौन कौन कहा जाएगा कि अनअवेलेबल है, तो 4 तरीके की बातें वहां पर बताई गई थी। नंबर 1 बात कि वो पर्सन डेड हो चुका है, मर गया है, कैन नॉट बी फाउंड, मिल नहीं रहा है, या फिर बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, और whose attendance whose attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses, जिसकी उपस्थिति बिना अतार्किक देरी या अतार्किक खर्चे के बिना कोर्ट में प्रोक्योर नहीं की जा सकती, एंश्योर नहीं की जा सकती, सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो ये 4 टाइप के लोग हैं। तब कहा जाएगा कि हाँ, ऐसे व्यक्ति, इन चारों में से किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया था इस पोजीशन में पहुंचने से पहले, तो उसके स्टेटमेंट को सुसंगत बनाया और प्रूव किया जा सकता है कोर्ट में, अर्थात उसके लिए एविडेंस लाई जा सकती है। बट यहां से बहुत सारे सरकमस्टांसेस निकल कर आएंगे कि अगर कोई व्यक्ति डेड है तो कब कहा जाएगा डेड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी 108 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है। और वहां पर यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पिछले 7 साल से वो जिंदा है ऐसा बिल्कुल नहीं सुना गया, उन व्यक्तियों द्वारा नहीं सुना गया, जनरली अगर वो जिंदा होता तो वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने उसके बारे में कुछ ना कुछ सुना जरूर होता। कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्लोज होते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिंदा होता है तो उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ, वो व्यक्ति जिंदा है, कुछ उसके बारे में सुना है। लेकिन उन सभी व्यक्तियों ने कुछ भी नहीं सुना है पिछले 7 साल तक, कंटिन्यूअसली कुछ भी नहीं सुना पिछले 7 साल से। तो सेक्शन 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो ऐसे व्यक्ति को जिंदा बताना चाहती है। तो चाहती है कि वो व्यक्ति अलाइव है ऐसा अफर्म करती है जो पार्टी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, सबूत का भार उसके ऊपर होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ही 7 साल गुजरे बिना उसके बारे में कुछ भी सुने, तो ये माना जा सकता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है, एग्जैक्ट ऐसे वर्ड वहां पर नहीं लिखे हैं, प्रिजम्पशन की बात नहीं हुई है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है। तो अभी मैं आऊंगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जा सकता है कि वो व्यक्ति मर गया है, वो व्यक्ति मर गया है। तो क्या इस तरीके से जो व्यक्ति मरा माना जा रहा है, क्या वो व्यक्ति भी यहां पर हो सकता है? अर्थात तीसरे शब्दों में कहूं कि एक व्यक्ति ने अपना कोई स्टेटमेंट दिया था, अब उसको स्टेटमेंट दिए हुए एटलीस्ट 7 साल हो चुके हैं, और इस 7 सालों के दौरान उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। जो उसके नियर और डियर थे, उन्होंने आज तक पिछले 7 साल में कुछ भी नहीं सुना उसके बारे में कि वो जिंदा है। तो जैसे ही सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो मर गया है, तो क्या अब 7 साल बाद ऐसे व्यक्ति का जो स्टेटमेंट उसने 7 साल पहले दिया था, क्या उसको यहां प्रूव करने की परमिशन दे दी जाएगी? वीडियो को पॉज करके आप बताइए कि आपका लॉजिकल माइंड, प्रूडेंट पर्सन वाला माइंड क्या कहता है कि परमिट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इस डिटेल पे मैं आऊंगा।
इसी तरीके से बात करते हैं कैन नॉट बी फाउंड। एक पार्टी है, उसको पता है कि एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले अपना एक स्टेटमेंट लिख के रखा हुआ है किसी भी डॉक्यूमेंट में। सपोज उसने एक लेटर भेजा था इस पार्टी के पास, जो इस सूट में पार्टी है, और इसको एक लेटर भेजा था उसने, और कुछ फैक्ट उसमें ऐसे एडमिट किए थे कि जो इस पार्टी को फेवर कर रहे हैं। अब ये पार्टी चाहती है कि इस लेटर को मैं प्रूव कर दूं तो मेरे फेवर में सूट डिक्री हो जाएगा। लेकिन रूल तो ये कहता है कि जिसने वो लेटर लिखा है पहले आप उसको लाइए एज ए विटनेस कोर्ट में। बट इस सेक्शन का वो हेल्प लेना चाहता है और कहता है कि वो व्यक्ति तो मिल ही नहीं रहा है, कैन नॉट बी फाउंड। तो उसके स्टेटमेंट को मैं प्रूव कर सकता हूं, उसके लेटर को मैं कोर्ट में आके दिखा सकता हूं, देखिए जी उसने ऐसा कहा था। तो चतुराई कर सकता है इस वजह से कि मान लो जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा था, अब वो ये कहता है कि मैंने तो ये गलती से लिख दिया था लेटर, या मैंने नहीं लिखा है, मेरे बिहाफ पे किसी और ने भेज दिया था, इसमें लिखी हुई बातें सच नहीं है, तो ये लेटर तो इस व्यक्ति के फेवर में यूज नहीं हो सकता। तो ये पार्टी थोड़ी चतुराई दिखानी चाहती है और वो कहता है कोर्ट को कि जी जिस व्यक्ति ने ये मुझे लेटर भेजा था वो तो अब मिल नहीं रहा है। तो क्या ऐसे मिलने या ना मिलने से इस लेटर को एडमिट कर लिया जाएगा? तो कितनी डिग्री होगी चेक करने की कि नहीं मिल रहा है, किस तरीके से चेक करेंगे? दूसरा, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, कि भैया कितना इनकैपेबल हो गया है, कितना असमर्थ है, फिजिकली असमर्थ है, मेंटली असमर्थ है, परमानेंट है, टेम्परेरी है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आज इन्हीं 4 बातों पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बहुत सारी सेक्शन, बहुत सारी कनेक्टेड सेक्शंस और बहुत सारे और लॉज में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। उनको आप नोट करते रहिए, आपके कभी ना कभी काम आएंगे। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि इस चैनल पर आप वीडियो के पब्लिकेशन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप वीडियो देख सकते हैं। 24 घंटे के बाद अगर आप वीडियो को एक्सेस करना चाहेंगे तो चैनल का मेंबर होना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा लोगो और सब्सक्राइबर के बराबर में, तो आप उसको टच करिए, ज्वाइन करिए, देन 24 घंटे बाद भी आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं लौट कर आता हूं कि डाइन डिक्लेरेशन के लिए वो जो 4 टाइप के पर्सन थे जो अवेलेबल नहीं हैं, उपलब्ध नहीं हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर देंगे कि उनके बारे में किस किस तरीके की एविडेंस, क्या क्या होता है, कब कब उसको डेड माना जाएगा या अनअवेलेबल माना जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हु इज डेड, पर्सन हु इज डेड। बेसिक सी बात आप ध्यान रखना कि यहां पर ये वो पर्सन्स हैं जिन्होंने कभी अपना एक स्टेटमेंट दिया था सुसंगत तथ्यों के बारे में। और क्लॉज ए की बात करें तो अपनी डेथ के कारण के बारे में। और अगर सीधे सीधे डेथ के कारण के बारे में नहीं था तो वो सभी सर्कमस्टांसेस जो किसी एक ट्रांजैक्शन को फॉर्म करते हैं, जो डेथ जिनका रिजल्ट आता है निकलकर उन सभी सर्कमस्टांसेस का, उनमें से अगर किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में, किसी भी एक सर्कमस्टांस के बारे में अगर कोई एविडेंस पहले दिया था व्यक्ति ने और अब वो मर चुका है, क्लॉज ए की बात कर रहा हूं, मर जाना क्लॉज ए में है, दूसरे में भी है, लेकिन बाकियों में डाइन डिक्लेरेशन उसको नहीं बोलेंगे, बाकियों में डाइन डिक्लेरेशन नहीं बोलेंगे। तो बात करते हैं ऐसे पर्सन की जो अब मर गया है। तो मर जाने का मतलब क्या है और कब ये सेक्शन मर जाने वाले मैटर में पिक्चर में आएगी? तो देखिए जैसा कि क्लॉज ए में ही लिखा हुआ है और मेन प्रोविजन में भी लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति मर गया है उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट है, मरने से पहले दिया था उसने अपना स्टेटमेंट, कथन ये सुसंगत होगा अगर ये व्यक्ति मर गया है। इससे क्या निकल कर आता है कि इसमें सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा अगर मरे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट रिलेवेंट बनाना है तो सिंपल सी बात, आपका कॉमन सेंस भी कहता होगा कि सबसे पहले डेथ प्रूव करनी पड़ेगी
कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट को कोई पार्टी प्रूव करना चाहती है किसी भी सूट में या क्रिमिनल केस का। तो पहली बात कि डेथ उस व्यक्ति की प्रूव करनी पड़ेगी। और प्रूव करने का मतलब, प्रूव की डेफिनेशन में जाइए आप। कोर्ट मानती है कि ये फैक्ट प्रूव हुआ है नहीं हुआ, इट मींस पार्टी को तो एविडेंस देनी है, पार्टी को तो कोर्ट के सामने मैटर्स देने हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट देने हैं जिनके आधार पर कोर्ट ये कंसीडर कर सके कि हाँ ये व्यक्ति मर गया है, इसकी डेथ एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोर्ट कंसीडर कर सके। ऐसे फैक्ट, ऐसे एविडेंसेस रिकॉर्ड पर लाने पड़ेंगे उस पार्टी को जो पार्टी इस मरे हुए व्यक्ति के स्टेटमेंट को अपने फेवर में प्रूव करना चाहती है या दूसरे के अगेंस्ट प्रूव करना चाहती है, जो भी सिचुएशन रहे। तो पहली बात, उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति की डेथ हो गई है। इसके लिए आपको सेक्शन देखनी पड़ेगी दोस्तों, दो सेक्शंस मैंने जैसा कि कहा था कि कनेक्टेड सेक्शंस में आपको बताऊंगा यहां पर। यही बात कि यहां पर डेथ, ये तो देखिए हमने इंटरप्रिटेशन से निकाला कि ऐसा लिखा हुआ है कि डेथ जिसकी हो गई है उसका स्टेटमेंट है, तो प्रूव कर दो भैया। कॉमन सेंस की बात है कि हाँ डेथ हो गई है, पर्सन डेड है, अब है नहीं, वो अनअवेलेबल है ड्यू टू डेथ। लेकिन आप देखिए सेक्शन 136 और उसकी सबसेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 हो गई है। और यहां पर क्या कहा गया है, ये सेक्शन मैं आपको पढ़ाकर दिखा देता हूं। क्या कहती है सेक्शन 141 सबसेक्शन 2? कहती है इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड, यहां पर कौन सा फैक्ट प्रूव करना है? एक फैक्ट, वो फैक्ट प्रूव करने हैं जो मरे हुए व्यक्ति ने अपने स्टेटमेंट में बोले हैं, उस स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करना चाहती है पार्टी। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कब, इसके बारे में एविडेंस कब एडमिसिबल हो सकती है? जब किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव कर दिया जाए। Such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned. तो इन्होंने कहा दो फैक्ट है, एक फैक्ट है जिसके बारे में एविडेंस देना चाहती है पार्टी, एक दूसरा फैक्ट है जिस पर डिपेंड करता है ये पहला फैक्ट। और ये पहला फैक्ट ऐसा है कि ये डिपेंडेंसी जब दूसरे पे है तो ये सेक्शन कहती है कि पहले आप उस दूसरे फैक्ट को प्रूव करिए, देन इस पहले फैक्ट के बारे में जब एविडेंस लाएंगे तो वो एडमिसिबल होगी। तो ये हमारे क्लॉज ए 26 से कैसे मैच करता है भैया? इसलिए मैच करता है कि दो फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट किस व्यक्ति का है? जो पर्सन डेड हो गया है, तभी जाकर ये डाइन डिक्लेरेशन बनता है। तो ये स्टेटमेंट पहला फैक्ट हुआ और ये डिपेंड करता है, जब प्रूव किया जा सकता है, जब रेलेवेंट है, जब ये व्यक्ति डेड हो गया हो, ये दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करता है। तो ये सेक्शन कहती है कि पहले आप इस वाले फैक्ट को प्रूव करिए, देन आप इसके बारे में एविडेंस दे सकते हैं। अर्थात आपको डेथ पहले प्रूव करनी पड़ेगी, विद एविडेंस प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाकर आप डेथ, जो व्यक्ति डेड हो गया है अब है नहीं, ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट को आप प्रूव कर सकते हैं। ये बात मैं सभी 8 की 8 क्लॉज के लिए बता रहा हूं। डाइन डिक्लेरेशन जो क्लॉज ए है उसमें कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसेस हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूं, बट अब ये जो बातें हैं ये तो सारी की सारी ए टू एच जितनी भी क्लॉज है सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से ये बात आपको समझ आ गई होगी कि भैया एक ये सेक्शन है 141 सबसेक्शन 2 जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि भैया ये सेक्शन कनेक्टेड है सेक्शन 32 से, कहीं ना कहीं किस तरीके से कनेक्टेड है वो मैंने दिखा दिया। अब एक दूसरी सेक्शन है 104 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी, जो अब 107 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है। लगभग ऐसा ही कुछ कहती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा
और इसी जब देखिए क्या होता है कि बेयर एक्ट में जब आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक विश्वास आ जाता है और हमारा भी माइंड अप्लाई होना शुरू हो जाता है, हम अपने तरफ से भी मीनिंग निकाल लेते हैं उसका कि हाँ ये मीनिंग है और ठीक बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आप बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं साथ में तो और बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए सेक्शन 107। 107 क्या कहती है? बात तो बर्डन ऑफ प्रूफ की करती है। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट इज ऑन द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। इसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देना चाहता है और ये ऐसा फैक्ट है जो किसी दूसरे फैक्ट के कारण योग्य बन पाएगा, एविडेंस के लिए एविडेंस के योग्य जो बनेगा वो किसी दूसरे फैक्ट के कारण बनेगा, तो इस दूसरे फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? जिसके कारण योग्य बन रहा है कोई पहला फैक्ट, उस पार्टी के ऊपर होगा ऐसा बर्डन प्रूव करने का जो पहले फैक्ट के बारे में एविडेंस देना चाहती है, पहले फैक्ट को प्रूव करना चाहती है। देखिए इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है? ए एक पार्टी है, विशेस टू प्रूव अ डाइन डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। ए है जो बी के द्वारा दिए गए डाइन डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहता है, तो ए को प्रूव करना पड़ेगा पहले कि बी की डेथ हो गई है। अर्थात केवल कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा कि जी बी तो मर चुका है, उसने जो स्टेटमेंट दिया था आप उसको एडमिसिबल कर लो और उसको उसकी एविडेंस आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं भैया, पहले तो डेथ हुई है इसको प्रूव करना पड़ेगा और डेथ को टोटली स्ट्रिक्ट सेंस में करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट सेंस में कैसे करना पड़ेगा? देखिए ये मैंने एक तरीका बताया था सेक्शन 188 एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, जहां पर कहा कि अगर 7 साल से पिछले 7 साल से कुछ भी नहीं सुना एक व्यक्ति के बारे में कि ये अलाइव है, जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होगा जो पार्टी इसको जिंदा बता रही है, वो प्रूव करे एविडेंस लाकर कि ये जिंदा है। पहली वाली पार्टी के लिए तो इतना सफिशिएंट है कि वो ये बता दे, ये शो कर दे, सॉरी ये प्रूव कर दे, नॉट शो कर दे, ये प्रूव कर दे कि पिछले 7 सालों से इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। जो इसके नियर डियर रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी थे उनको लाकर कोर्ट में खड़ा कर दे, उनकी एविडेंस करा दे कि हाँ जी पिछले 7-8 साल से हमने तो इसके बारे में कभी कुछ सुना है नहीं। तो उस पार्टी ने प्रूव कर दिया कि पिछले 7 सालों से इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है, तो इनडायरेक्टली कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये व्यक्ति की डेथ हुई है। तो वो वाला एग्जांपल जो 7 साल पहले किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो 7 साल बाद इसके ग्राउंड पर इस व्यक्ति को मरा हुआ मानकर उसके 7 साल पहले वाले स्टेटमेंट को एडमिसिबल कर लिया जाएगा क्या? उसको एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा क्या? देखिए यहां है क्या दोस्तों, ये स्टेटमेंट कैसा है? पहली बात, ये स्टेटमेंट हियर से है, पहले से ही हियर से है, जबकि हियर से एविडेंस को तो एविडेंस ही नहीं मानते थे, बट फिर भी एक नेसेसिटी की थ्योरी को मानते हुए लेजिस्लेचर ने कहा कि नहीं चलो हियर से होने के बावजूद भी इसको मान लेते हैं, एडमिसिबल कर लेते हैं। लेकिन साथ में और कितनी इसकी जो वीकनेस है वो अटैच हो रखी है इसके साथ। देखिए जनरली जब कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है अपनी गवाही देने के लिए, वो डायरेक्ट एविडेंस देने के लिए जब कोर्ट में आता है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, उसको किसी डॉक्यूमेंट से या किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट करा सके, खंडन करा सके। साथ के साथ कोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके डिमीनियर, उसके हाव भाव कैसे हैं जब वो गवाही दे रहा है, उनको वो ऑब्जर्व कर सके और इसी ऑब्जर्वेशन से वो असेस कर सके कि विटनेस रिलायबल है या नहीं। तो पहले से ही इतनी सारी वीकनेस इस स्टेटमेंट के साथ अटैच कर रखी है और आप उसको
और थोड़ा सा ढीला बना दो कि आप 108 इंडियन एविडेंस एक्ट या 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जिस तरीके से प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो डेथ हो गई है, उस तरीके से भी आप डेथ प्रूव कर देंगे तो और एक वीकनेस अटैच कर दी। अर्थात सच्चाई से हम धीरे 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 दूर होते जा रहे हैं और सच्चाई को परखने का मौका पहले से ही नहीं है हमारे पास। अर्थात आप ये नोट करके चलिए कि जो 108 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो यहां पर एप्लीकेबल, डाइन डिक्लेरेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्वीन वर्सेस गोजालाओ 12 WR criminal 80, it has been held the death must be strictly proved। अगर डाइन डिक्लेरेशन को प्रूव करने की परमिशन देनी है तो उससे पहले प्रूव किए जाने वाला फैक्ट डेथ मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रूव्ड। स्ट्रिक्टली प्रूव्ड। डेथ को बिल्कुल लाइटली नहीं लोगे कि भाई आप प्रिजम्पशन से कर दो या ऐसे कर दो ऐसे कर दो। नो, डेथ को डेथ के तरीके से प्रूव किया जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 108 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग डेथ को प्रूव करके क्या डाइन डिक्लेरेशन प्रूव किया जा सकता है, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए डेथ का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेथ के बारे में जो फैक्ट हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। पहली बात कि डाइन डिक्लेरेशन, अब मैं थोड़ा सा इसी को कंक्लूड कर देता हूं कि डाइन डिक्लेरेशन को, एक स्टेटमेंट, मरे हुए व्यक्ति के स्टेटमेंट को आपको अगर रेलेवेंट बनाना है तो सबसे पहले उसकी डेथ प्रूव करनी पड़ेगी और डेथ को प्रूव करने का स्ट्रिक्ट एविडेंस होनी चाहिए। 108 भारतीय साक्ष्य, 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर आप डेथ को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैन नॉट बी फाउंड, ऐसा व्यक्ति जो मिल नहीं सकता है। कब कहेंगे कि मिल नहीं पा रहा है? अब सिमिलर वही बात कि एक पार्टी चाहे तो वो कह सकती है कि अब ये वो जो विटनेस है जी ये मिल नहीं रहा है, तो इसने जो मिलने से पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी आप उसको रेलेवेंट मानकर उसे प्रूव कर लीजिए। और वो मैंने सुना था क्या कहा था, तो मैं आ जाता हूं उसके स्टेटमेंट को बताने के लिए, या मेरे पास लेटर है उसे दे देता हूं मैं, आप उसको सही मान लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यही है कि व्हेन टू से द पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, ये कब कहा जाएगा कि अब व्यक्ति मिल नहीं रहा है। तो ध्यान से सुन लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन क्लेमिंग दैट ही कुड नॉट बी फाउंड। यहां पर कौन सा व्यक्ति है? एक पार्टी है जो किसी ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि अब ये व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो उसकी क्या ड्यूटी है? द पार्टी मस्ट शो, द पार्टी मस्ट शो, ये पार्टी को दिखाना पड़ेगा कोर्ट को that he could not locate the person even after reasonable exertion। आर वर्सेस लखी नारायण का केस है, इसमें ये बात कही गई कि जब तक आप कोर्ट को ये शो नहीं कर दोगे कि आपने जितने भी रीजनेबल स्टेप्स हो सकते थे इसको लोकेट करने के, इसको पाने के, इसको तलाश करने के, वो सारे स्टेप आप ले चुके, उसके बाद ही आप कह पाओगे कि अब ये व्यक्ति मिल नहीं रहा है, तो इसकी वो स्टेटमेंट मैं प्रूव कर देता हूं। ये इस जजमेंट में ऐसा लिखा। और देखिए सेक्शन 64 सीआरपीसी, नाउ 66 बीएनएसएस, वो ये कहती है, देखिए इसमें क्या है कि पहली बात तो वो विटनेस है, एक्चुअल में कौन है वो व्यक्ति जो मिल नहीं रहा है, किसी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए वो विटनेस है, उसे एक्चुअल में तो कोर्ट में आना चाहिए, जो उसने कहा था उसको खुद ही बताने के लिए, वो रेलेवेंट फैक्ट जो उसके स्टेटमेंट में था उस रेलेवेंट फैक्ट को बोलने के लिए कोर्ट में स्वयं आना चाहिए। बट वो विटनेस है, बट
वो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है, इसलिए दूसरी पार्टी कह रही है कि हम इसके स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हैं। तो विटनेस को कोर्ट तक लाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले कोर्ट एक सम्मन करती है उसको कि भाई आपको एक विटनेस की तरीके से कोर्ट में आना है और अपना गवाही देना है कि आपको इस केस के बारे में क्या क्या जानकारियां हैं, आप आइए और दीजिए। तो अब ये सम्मन की सर्विस कैसे होगी? मान लो कि सर्विस करके आ गया एक पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का ऑफिसर और आके वो व्यक्ति आया नहीं, विटनेस आया नहीं कोर्ट पे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो अवेलेबल नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड? तो इसके रिगार्डिंग ये सेक्शन 66 बीएनएसएस क्या कहती है? सम्मन की सर्विस किस तरीके से होती है उसके रिगार्डिंग है। कहा है कि अ पर्सन सम्मन्ड, जिस पर्सन को कोर्ट ने सम्मन करके बुलाया है, कैन नॉट बी फाउंड, बट उसको एक्सप्लेन किया है कि कब नहीं मिला वो, तो लिखा है बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस। कब कहेंगे कि वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है? जब सारी ड्यू डिलीजेंस, जितने रीजनेबल स्टेप्स उसको ढूंढने के लिए किए जा सकते थे, वो सारे स्टेप्स लेने के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो कहा जाएगा कि अब वो व्यक्ति कैन नॉट बी फाउंड, और अब इस सम्मन की एक कॉपी इसके परिवार के किसी अडल्ट मेंबर को दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि सम्मन की सर्विस हो गई। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, मैं अब पढ़ाया है तो बता ही देता हूं कि जब ये सेक्शन 64 सीआरपीसी थी तो वहां पर लिखा था अडल्ट के साथ साथ, अडल्ट मेंबर के साथ साथ फैमिली मेंबर, अडल्ट फैमिली मेंबर के साथ मेल भी लिखा था कि एक तो अडल्ट फैमिली मेंबर हो और दूसरा वो मेल हो। इट मींस फीमेल पर सर्विस नहीं हो सकती थी, बट अब ये मेल यहां से वर्ड हटा दिया है नए लॉ में जब इसको 66 बीएनएसएस बनाया, और ये कहा है कि अब अगर वो व्यक्ति पूरी ड्यू डिलीजेंस करने के बाद नहीं मिला है, पहला तो ये है कि आप उसी पर्सन को उस सम्मन को सर्व कराइए, और अगर ड्यू डिलीजेंस करने के बाद नहीं मिल रहा है तो उसके घर के, उसके परिवार के किसी अडल्ट मेंबर को, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, अब नए लॉ में आप उसको रिसीव करा दीजिए। और इसकी जो कॉपी है, एक दूसरी कॉपी उसके बैक साइड में उसकी रिसिप्ट भी देनी पड़ेगी उस मेंबर को, अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है रिसिप्ट लेना तो अर्थात कब कहा जाएगा कि व्यक्ति मिल नहीं रहा है? जब ड्यू डिलीजेंस पूरी हो गई होगी, ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन। इसी के रिगार्डिंग इसको थोड़ा सा और बल देना। देखिए हमारे इंडिया में तो लॉ में तो ऐसा अब कुछ लिखा नहीं है, जजमेंट में बताया गया है, बट मैं दिखाना चाहता हूं कहीं लॉ है एक जहां पर ऐसा लिखा भी गया है। ऑस्ट्रेलियन एविडेंस एक्ट है 1995 का, और वहां पर एक्सप्लेन किया है अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन, कि पर्सन की उपलब्धता नहीं है, कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, कब कहा जाएगा? तो दो क्लॉज लिखी गई है वहां पर, और कहा अ पर्सन इज टेकन नॉट टू बी अवेलेबल। एक व्यक्ति को ऐसा कहा जा सकता है कि वो उपलब्ध नहीं है, टू गिव एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए, अबाउट अ फैक्ट, एक तथ्य के बारे में साक्ष्य देने के लिए वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, ऐसा कब कहा जा सकता है? ये ऑस्ट्रेलियन एविडेंस एक्ट है 1995 का, वहां पर थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और होता क्या है दोस्तों कि ये कॉमन सेंस पे बनते हैं सारे ही लॉ, तो जब हमारे लॉ में कुछ नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए कॉमन सेंस क्या कहती है, तो हम अपने प्रूडेंट पर्सन्स, हम अपने जजमेंट्स देख सकते हैं, अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं उनके क्या कहते हैं, और वो अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी जगह से भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। हमारे जस्टिस हैं जो जब अपना जजमेंट सुनाते हैं तो बाहर के जो केसेस हैं, बाहर के जो लॉ हैं, काफी उनको डिस्कस करते हैं कभी कभी। तो ऑस्ट्रेलियन एक्ट में क्या लिखा? ऑल रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन। ऐसा तब कहा जाएगा कि वो अवेलेबल नहीं है जब सभी रीजनेबल, जितने भी सचमुच में स्टेप लिए जा सकते थे एक प्रूडेंट पर्सन के माइंड से, ऑल हैव बीन टेकन, वो सभी लिए जा चुके हैं उस पार्टी के द्वारा जो पार्टी प्रूव करना चाहती है कि ये पर्सन अब अवेलेबल नहीं है।
उसको पाने के लिए, उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए, अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए सभी स्टेप लिए जा चुके थे, बट विदाउट सक्सेस। लेकिन किसी भी स्टेप से कोई सक्सेस नहीं मिली। एक बात तो ये लिखी है। दूसरी बात लिखी है, ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल सच पर्सन, जो पीछे लिखा है, टू गिव द एविडेंस बट विदाउट सक्सेस। अगर वो मिल भी गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पता है कि आपको मिला हुआ है, तो उसे कंपेल कर चुके हैं आप कि आप आइए कोर्ट में एविडेंस दीजिए। लेकिन अभी भी वो एविडेंस देने के लिए कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर कोर्ट कह सकती है ऑस्ट्रेलियन एक्ट के आधार पर कि ये व्यक्ति मिल नहीं रहा है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है, आप उसको लेकर काम चला लीजिए। तो ये बात है कि कब कहेंगे कि कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है। तो दो बातें समझ आ गई होंगी कि व्यक्ति डेड कब मानेंगे, किस तरीके से उसकी एविडेंस, डेथ व्यक्ति की एविडेंस को प्रूव किया, स्टेटमेंट को प्रूव किया जाएगा, कब कहेंगे व्यक्ति मिल नहीं रहा है। तो ये बातें कि सारे जितने भी रीजनेबल स्टेप्स थे वो लिए जा चुके हैं, तभी कहा जाएगा, और कोर्ट को विश्वास होना चाहिए कि हाँ स्टेप्स लिए जा चुके हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के पर्सन पर, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। इट मींस इनकैपेबिलिटी कहीं ना कहीं आ रही है, असमर्थता आ रही है। कितने प्रकार की होती है असमर्थता, इनकैपेबिलिटी? चार प्रकार में मैंने बांटने की कोशिश करी है कि इनकैपेबिलिटी, पहली बात वो परमानेंट हो सकती है या टेम्परेरी हो सकती है, और परमानेंट में भी वो फिजिकल हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है। तो कितने प्रकार की हो गई? इसी तरीके से टेम्परेरी में भी फिजिकल हो सकती है और मेंटल हो सकती है। तो टोटल चार टाइप की इनकैपेबिलिटी हो गई। देखिए, पहले मैं बात करता हूं परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट इनकैपेबिलिटी। परमानेंट का मतलब यह है दोस्तों कि अब फ्यूचर में वो व्यक्ति एविडेंस देने के लिए कभी कैपेबल होगा, इसकी संभावना नहीं है। इसके लिए एविडेंस देनी पड़ेगी, इसके लिए एविडेंस देनी पड़ेगी, आऊंगा अभी बताऊंगा आपको। तो अर्थात जिस समय फिजिकली और मेंटली परमानेंट इनकैपेबल हो गया कोई व्यक्ति साक्ष्य देने में, तो अब इस व्यक्ति के द्वारा पहले कभी अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया था, तो अब पार्टी उसको प्रूव कर सकती है, उसके लिए एविडेंस ला सकती है। बट पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि द पर्सन हैज बिकम परमानेंटली, फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। अब बात करते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी बोले तो अभी हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा लंबा टाइम ले ठीक होने में, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उसकी स्थिति कैसी। इसमें भी क्या हो सकता है कि ये फिजिकली अनफिट हो सकता है टेम्परेरी रूप से, और मेंटली भी अनफिट हो सकता है। ल्यूनेटिक एक वर्ड आपने सुना होगा। ल्यूनेटिक क्या होता है कि कभी कभी उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है बात को समझने की, आंसर देने की, सिर्फ डिसीजन लेने की, कुछ देर के लिए नहीं रहती है उसकी, वो खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो ठीक हो जाता है। हो सकता है कि 2 घंटे के लिए वो ल्यूनेटिक हुआ, उसके बाद वो नॉर्मल है। तो क्या ऐसे पर्सन को भी ये माना जाएगा कि ही हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस? टेम्परेरी रूप से अगर कोई इनकैपेबल हो गया है, तो वैसे तो डाइवर्जेंस है व्यूज में, बट लॉजिकल व्यू यही है कि ये व्यक्ति फिर अगली कैटेगरी में चला जाएगा कि जिसकी अटेंडेंस सिक्योर करने में डिले हो रहा है, देरी लग रही है, क्योंकि टेम्परेरी है ना। टेम्परेरी है तो ये एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा, बट वो डिले है इस बीच में। आज से लेकर जब तक ये ठीक होगा, कैपेबल होगा, वो जो टाइम है वो डिले में काउंट होगा। अब वो कोर्ट को कंसीडर करना है कि ये कितना डिले है, ये अनरीजनेबल है क्या। अगर रीजनेबल है तो वो उसको पोस्टपोन कर देगी प्रोसीडिंग्स को, एग्जामिनेशन को, बाद में एग्जामिन कर लेंगे जब ये ठीक हो जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं अनरीजनेबल है डिले, इसकी बीमारी को देखकर, उसकी सेहत को देखकर, तो कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं ये तो अनरीजनेबल होगा, इतना डिले हम महसूस नहीं कर सकते, देन कह सकती है फोर्थ कैटेगरी में आ गया है और फिर हम इसको
इसके प्रीवियस स्टेटमेंट को यूज कर लेते जो इसने पहले स्टेटमेंट दे रखा। तो टेम्परेरी के मामले में देख लिया आपने। दूसरा मैं आपको मेंटल के बारे में बताता हूं। एक सेक्शन है दोस्तों 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है। यहां पर बताया गया है हु मे टेस्टिफाई, कौन व्यक्ति गवाह हो सकता है। तो इस सेक्शन में बोला गया है ऑल पर्सन्स आर कंपिटेंट विटनेस, सभी के सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी होंगे। सभी के सभी व्यक्ति ऑल पर्सन्स सक्षम साक्षी होंगे, कंपिटेंट विटनेस होंगे, एक्सेप्ट अनलेस, दो कंडीशंस, और दोनों को और से जोड़ा गया है, अर्थात दोनों में से कोई भी एक अगर अटैच हुई ऐसे व्यक्ति के साथ तो अब वो कंपिटेंट विटनेस नहीं माना जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन है ये देखने में ऐसा लगता है कि वो केवल और केवल मेंटल इनकैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, फिजिकल से नहीं। तो वहां पर पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों कि कोई पर्सन कैपेबल है या नहीं एविडेंस देने के लिए, उसको चेक कैसे किया जाएगा। अगर मान लो आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं और वो बोल नहीं रहा है, तो क्या आप उसको जज कर पाएंगे कि ये व्यक्ति ठीक है या गलत है? नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके सामने कुछ क्वेश्चन रखने पड़ेंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। तो जज साहब यही करेंगे, किसी भी व्यक्ति को चेक करते हैं। सबसे पहले वो एविडेंस देने जब कोई व्यक्ति आया है तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बताता है मेरा नाम संजीव सिकरवार है। हाँ जी, क्या करते हो आप? मैंने कहा जी लीगल लैंप है मेरा एक यूट्यूब चैनल और मैं उस पर लॉ पढ़ाता हूं। कितने साल के हैं आप? इतने साल के हैं जी। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं जी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जब आए तब जज साहब डिसाइड करते हैं कि क्या ये व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस है। तो वहां पर दो कैटेगरी क्या लिखी, दोनों में से एक भी फेल हो गई तो वो व्यक्ति कंपिटेंट नहीं होगा। आप जाकर पढ़ना जरा सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहां पर लिखा है कि अगर वो व्यक्ति उसके सामने जो क्वेश्चन रखे जा रहे हैं उनको समझने में असमर्थ है, उन क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पा रहा है, वो उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो भी वो व्यक्ति इनकम्पिटेंट होगा, इनकैपेबल माना जाएगा। क्या वो इनकैपेबल हो गया, उसका जो स्टेटमेंट दे रखा अब उसको आप प्रूव कर लो, बट कोर्ट को सेटिस्फाई। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन तो समझ गया है बट उसका रेशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, रीजनेबल आंसर नहीं दे पा रहा है। अब मेरे से पूछा गया कि आप कहां रहते हो, तो वो कहता है कि जी आज मैं पराठे खाकर आया हूं। उससे पूछा गया कि आपकी उम्र कितनी है, मैं दिखने में 50 साल का हूं, मैं कहता हूं 12 साल की उम्र है सर मेरी। तो इसका मतलब ये रेशनल आंसर नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, चाहे क्वेश्चन उसको समझ आ गया हो बट आंसर नहीं आया रेशनल, तब भी कहा जाएगा कि वो इनकैपेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इनकैपेबिलिटी हो जाएगी और फिर उसका जो स्टेटमेंट दे रखा है तब उसको 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में आकर रेलेवेंट मान लिया जाएगा और उसके लिए एविडेंस लाई जा सकती है। बचती है फिजिकल। फिजिकल इनकैपेबिलिटी के लिए देखिए एक जजमेंट का नाम है मदन लाल वर्सेस मंगाराम, AIR 1961, पटना हाई कोर्ट, 21 पेज। इसमें कहा गया ड्यू टू वेरी ओल्ड एज, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत कमजोर, ओल्ड एज के कारण बहुत कमजोर हो चुके हैं, ब्लाइंड हैं या फिर कैन नॉट मूव, चल नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि वो फिजिकली इनकैपेबल है। तो क्या अब मुझे आप जवाब दीजिए कि जैसे ही ये इन तीन कारणों से किसी व्यक्ति को इनकैपेबल मान लिया गया तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है क्या उसके लिए एविडेंस दी जा सकती है? वीडियो को पॉज करके आप जवाब जरूर दीजिए दोस्तों, जवाब जरूर दिया करिए। आप पहले जवाब दे दो
आपको लगे कि मैं जब उस पर कमेंट करूंगा आपको लगे कि गलत हो गया तो बाद में उसको डिलीट कर दो, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, बट मेरा मानना है कि आपको जवाब देना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। लॉ में प्रोविजन है कि एटलीस्ट सिविल मैटर्स में कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर देती है। कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर देगी, कमीशन इनके पास जाएगा, वो इनकी एविडेंस रिकॉर्ड करके लेकर आ सकता है। अगर फिर भी कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, ये जो है व्यक्ति कमीशन से भी फायदा नहीं होगा इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, देन वो जो स्टेटमेंट था पहले वाला उसको प्रूव करने की परमिशन कोर्ट दे सकती है। अब एक बात और कि जो व्यक्ति इनकैपेबल हो गया है या मिल नहीं रहा है, उसने सपोज कोई अपना एक एविडेंस किसी और केस में दी थी और जैसे ही उस केस में एविडेंस दी तो उसके बाद से वो मिल नहीं रहा है या उसके बाद से वो इनकैपेबल हो गया है या ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है कि उसको अब बुलाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो रीजनेबल नहीं है इतना टाइम वेस्ट करना। तो क्या उसके जो पहले केस में उसने अपनी एविडेंस दे रखी है उस एविडेंस को इस दूसरे केस में प्रूव किया जा सकता है क्या? अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है दोस्तों। इसके लिए हर प्रसाद वर्सेस स्टेट AIR 1953 इलाहाबाद 60660 ये एक केस है, इसमें बताया गया इफ एनी पर्सन हैज टेस्टिफाइड इन अनदर केस thereafter became incapable cannot found his previous testimony under section ये ये नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 27 जो 23 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी उसके आधार पर वो एडमिसिबल हो जाएगी और उस एविडेंस को भी यहां पर प्रूव किया जा सकता है सबसीक्वेंट केस में। अब एक दोस्तों केस है चंचल सिंह वर्सेस एम्परर। इसमें बताया गया कि अभी हमने दो बातें करी हैं कि एक तो इनअवेलेबिलिटी है और एक इनकैपेबिलिटी है। एक तो एविडेंस देने में समर्थ नहीं रहा है या फिर मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए जो प्रूफ दिया जाएगा इन दोनों बातों को पहले प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि डेथ को प्रूव करना पड़ रहा था पहले, सिमिलर यहां पर पहले इन दोनों बातों को प्रूव किया जाएगा। और इस बात को प्रूव करने के लिए कितना स्ट्रिक्ट एविडेंस चाहिए, तो इसके लिए एक जजमेंट है ये चंचल सिंह वर्सेस एम्परर 1945 का ये केस है। द पार्टी प्रपोजिंग टू इनकैपेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी दोनों में से अगर कुछ भी प्रूव करना चाहती है, प्रपोज करती है कि वो कैपेबल नहीं रहा है जी तो इसकी स्टेटमेंट को ले लीजिए, मिल नहीं रहा है जी तो इसकी स्टेटमेंट को ले लीजिए, देन सच पार्टी मस्ट पुट स्ट्रिक्ट प्रूफ। किस बात का स्ट्रिक्ट प्रूफ? किस कि ये इनकैपेबल हो गया है जी, इस बात का स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। मिल नहीं रहा है जी, इस बात का स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। डेथ हो गई है, इस बात का स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए, वो तो मैं पहले ही बता चुका। इट मींस सेक्शन 26 में जितनी भी बातें बताई, जितने भी पर्सन हैं वो किस कारण से अनअवेलेबल हुए उस कारण के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक वही है कि पहली बात तो ये हियर से एविडेंस को अलाउ किया जा रहा है जो अपने आप में गलत है, इसके ऊपर से और लीनेंसी कर दो तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी एविडेंस की। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी नहीं होती क्रॉस एग्जामिनेशन की अपोजिट पार्टी के पास। भाई सच्चाई का कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसने रेलेवेंट फैक्ट का स्टेटमेंट दिया था वो खुद आता तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता था उस पॉइंट पर। लेकिन अब जो इसकी एविडेंस देने आया है व्यक्ति, सपोज ओरल एविडेंस देने आया है, तो वो तो उसमें जो फैक्ट बोले गए तो उन पर तो कैसे क्रॉस किया जाएगा? वो तो केवल उसने सुना, नहीं सुना, कब सुना, कैसी उसकी मेंटल स्टेटस थी, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करके किया जा सकता, बट उस पर्सन का तो कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता ना। और उस पर्सन से क्रॉस होता तो सच्चाई निकल कर आती, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले हियर से है, फिर क्रॉस की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा, कंट्राडिक्शन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। कंट्राडिक्शन से ही सच्चाई निकल कर आती है, तभी वो अपने केस को प्रूव कर पाती है दूसरी पार्टी। और अगली बात, एक सेक्शन है दोस्तों 280 CRPC, नाउ 315 BNSS। यहां पर कोर्ट को पावर दी गई है कि जब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन चल रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्ट क्या करती है
विटनेस के हाव भाव को भी ऑब्जर्व करती है। जो विटनेस के उस समय के हाव भाव होते हैं, उस समय का कंडक्ट होता है, उसे डिमीनियर बोलते हैं, डिमीनियर। तो कोर्ट उस डिमीनियर को ऑब्जर्व करती है और उस डिमीनियर के बारे में उस एग्जामिनेशन में अपने रिमार्क्स देती है कि उसने क्या डिमीनियर ऑब्जर्व किया। क्योंकि मान लो कि आज तो यहां पर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जज साहब हैं, इन्होंने डिमीनियर नोटिस कर लिया। अगर आप काउंसिल हैं और किसी विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है और उसका डिमीनियर जो है नोट कराने लायक है, तो आप जज साहब को कह भी सकते हैं कि सर इसके डिमीनियर को लिख दीजिए। जज साहब ये भी कह सकते हैं कि नहीं मैंने नोट कर लिया है, एट द टाइम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस आई विल कंसीडर इट। बट फिर भी आप उनको प्रेस करिए, साहब को रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज आप नोट कर दीजिए, क्योंकि सर आज तो आप हैं, कल को आपकी पोस्टिंग हो गई तो नेक्स्ट वाले जज साहब को मैं डिमीनियर कैसे दिखा पाऊंगा, ये डिमीनियर तो आपके साथ ही चला जाएगा। तो इसलिए वो रिमार्क्स कुछ आप इसमें लिख दीजिए डिमीनियर के बारे में। तो वहां वो रिमार्क्स पास कर देते हैं जज साहब। ये जो रिमार्क्स होते हैं बड़ा काम करते हैं उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को असेस करने के लिए। तो यहां पर कोर्ट के पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो विटनेस आता जिसका स्टेटमेंट है तो उसको उसका डिमीनियर ऑब्जर्व किया जाता, उसको हम चेक कर पाते कि इसकी क्रेडिबिलिटी को असेस कर पाते कि ये ठीक है या गलत है। इसीलिए ये और एक बात है कि जहां पर ये कहा जा सकता है कि भैया इतने सारे वीकनेस जुड़ी हुई हैं ऐसी स्टेटमेंट के साथ, और ऊपर से आप एक वीक टाइप की एविडेंस या वीक टाइप से आप प्रूव करा दो कि वो अवेलेबल नहीं है या इनकेपेबल हो गया है और डेथ हो गई है या फिर वो डिले हो रहा है आने में, तो वो तो एविडेंस की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जस्टिस नहीं हो पाएगा। जिससे कि ये सेक्शन है 280 सीआरपीसी, नाउ 315 बीएनएसएस। इसी तरीके से सीपीसी में देखिए डिमीनियर के रिगार्डिंग ऑर्डर 18 रूल 12 सीपीसी, यहां पर भी कोर्ट के पास पावर है कि वो विटनेस का डिमीनियर के बारे में रिमार्क्स दे सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों कि जो पर्सन इनकेपेबल हुआ तो उसकी इनकेपेबिलिटी या फिर मिल नहीं रहा है अनअवेलेबिलिटी को स्ट्रिक्ट रूप से प्रूव किया जाएगा, ऐसे ही नहीं लाइटली प्रूव नहीं किया जाएगा। लास्ट पार्ट, when attendance cannot be procured without unreasonable delay or expense। भैया इतने खर्चे लग जाएंगे इस व्यक्ति को लाने में यहां पर कि उतना खर्चा करना रीजनेबल नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि इसके पहले वाले स्टेटमेंट को प्रूव कर लो, या इतना टाइम लग जाएगा कि इतना वेट करने का कोई रीजनेबल कारण नहीं होगा। इससे अच्छा है कि इसने जो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको यूज कर लो, उसके बारे में एविडेंस ले लो पार्टी से। तो अगेन जो पार्टी ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट के बारे में एविडेंस देना चाहती है, अगेन उस पार्टी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में इतना डिले हो रहा है, वो व्यक्ति इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होगा। कोर्ट को लगता है कि एक डेट चलो देख लेते हैं, दूसरी देख लेते हैं, तीसरी देख लेते हैं, पोस्टपोन 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 एग्जामिनेशन करते चलेगा, और अब कोर्ट को लगा कि नहीं अब बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट को वो रेलेवेंट मानते हुए उसके लिए एविडेंस देने के लिए पार्टी को कह सकते हैं, या उस पार्टी को जो पार्टी इस कारण से एविडेंस देना चाहती है उसको अलाउ कर सकती है। कोई ये इसका दूसरा कारण ये भी होता है कि कहीं बहुत दूर चला गया है वो विटनेस, बहुत दूर चला गया है तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। कहीं वार चल रहा है वहां पर फंस गया है, वहां से नहीं आ सकता है, तो वार लंबी चलती दिखाई दे रही है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, बट प्रूव करना पड़ेगा कि डिले बहुत ज्यादा है। आप यहां पर देखिए कि एक जजमेंट है बुली स्वामी वर्सेस अन्नपूर्णम्मा, AIR 1976, आंध्र प्रदेश का है। इसमें अपने बहुत पुराने केसेस जो पहले हाई कोर्ट हुआ करते थे उसको डिस्कस करते हुए कहा कि एवरी एफर्ट हैज टू बी मेड टू गेट द विटनेस टू द कोर्ट। पहले आप सारे प्रयास करिए कि विटनेस कोर्ट में आ जाए, जिस विटनेस का वो स्टेटमेंट है जिसे प्रूव करना चाहते हैं हियर से एविडेंस के तरीके से, तो उसको पहले पूरी कोशिश करी जाएगी कि भैया आप कोर्ट में लेकर आइए। Hence, this provision should be sparingly used in extreme case।
बहुत ही रेयर केसेस में इस प्रोविजन को यूज किया जाना चाहिए। पूरी कोशिश की जाए कि पहले विटनेस को लाया जाए कोर्ट में। अगर विटनेस नहीं आ रहा है, सचमुच में एक अनरीजनेबल डिले है, अनरीजनेबल खर्चा हो जाएगा, तो फिर आप इस प्रोविजन को यूज करके उसके जो पहले वाले स्टेटमेंट को उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये 4 पर्सन्स के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी मिली होगी। प्रैक्टिस में अगर आप यूज करेंगे तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन करेंगे, किस तरीके से एविडेंस को लेकर आएंगे, और मोस्टली हर मैटर में पहले एक फैक्ट को स्ट्रिक्ट प्रूफ के साथ प्रूव करना है, देन फिर स्टेटमेंट को प्रूव करने की परमिशन दी जा सकती है। ये रहा कंक्लूजन। स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए पहले उस फैक्ट को जिस फैक्ट की वजह से स्टेटमेंट इनेबल होगा टू बी रेलेवेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि डाइन डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, डाइन डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट क्या होगा, अगर डाइन डिक्लेरेशन को इस पर्सन ने रिकॉर्ड किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पर्सन ने किया तो उसकी एविडेंस की वैल्यू कितनी होगी। इट मींस प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ डाइन डिक्लेरेशन हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से एक दो वीडियो और बनेंगी दोस्तों इसके बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ नोट किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।